आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी। मूवी का वो पहला सीन याद है आपको, जब टोनी स्टार को कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स पकड़ के ले जाते हैं तो उसे कुछ शॉकिंग चीज दिखने को मिलती है कि ये लोग उसकी ही कंपनी के हथियार यूज कर रहे हैं और वही उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स भी हैं। व्हाट इफ ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी हो। अमेरिका, जिसे हम सुपर पावर कहते हैं, क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी हथियार है, जितने भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनमें से 37% अमेरिका से ही आते हैं। मार्च 2003 इराक में हमला होता है और शुरुआत होती है एक ऐसी जंग की जो अगले 8 सालों तक चली, जिसके अंदर 85,000 से भी ज्यादा आम लोग मारे जाते हैं। 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होने के बाद ही यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करना शुरू की और ये जंग भी अगले 20 सालों तक चली। 2022 रशिया यूक्रेन वार, जिस वार में अभी तक 2 लाख से भी ज्यादा जाने गई है और ये जंग भी अभी जारी है। बट इंटरेस्टिंगली, आपको पता है कि इन सभी वार्स में सबसे खास बात क्या है? अमेरिका, एक ऐसी कंट्री जो इस दुनिया में हुई हर एक जंग से अरबों रुपया छापती है, इस हद तक कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर अमेरिका इन सभी वार्स से अपना प्रॉफिट कैसे बनाता है? इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Today I'm announcing a comprehensive new strategy for Afghanistan and Pakistan. I've already ordered the deployment of 17,000 troops. At the same time, we will shift the emphasis of our mission to training and increasing the size of Afghan security forces. आपको याद होगा लास्ट ईयर 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर अटैक करा। उसके बाद इजराइल भी वापस पैलेस्टीन और बाकी देशों पर हमला करता है। तब से लेकर आज तक ये जंग कंटिन्यू चल रही है, जिसमें 40,000 से ज्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चों और औरतों ने अपनी जानें गंवा दी। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस वार से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? हथियार बनाने वाली अमेरिकन कंपनियों का। जब से ये वार शुरू हुई है, इन कंपनियों के स्टॉक्स $30 बिलियन से भी ऊपर गए हैं। हथियार बनाने वाली कंपनी जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रम्मैन ने अपने स्टॉक्स में सबसे बड़ा गेन देखा पिछले 3 सालों में। लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जो इजराइल के लिए फाइटर जेट्स बनाती है। इवन इजराइल ने एक $3 बिलियन की डील साइन करी इन F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने की। अब आप कहोगे कि इजराइल के पास इतना सारा पैसा कहां से आता है इन हथियारों को खरीदने के लिए? तो ये रिपोर्ट आप देखो दोस्तों। सितंबर 2016 जब ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे थे, यूएस और इजराइल ने एक $38 बिलियन की डील साइन करी थी। इस डील के तहत अमेरिका हर साल इजराइल को $38 बिलियन की मिलिट्री इक्विपमेंट देता है। अब इससे नतीजा क्या होता है कि 92% हथियार जो इजराइल में इंपोर्ट किए जाते हैं वो सिर्फ एक ही देश से आते हैं और वो है अमेरिका। अब आपका सवाल होगा कि 2 बड़ी कंट्रीज अगर एलाइज है तो एक दूसरे से हथियार लेने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन रियलिटी में इस वेपन इंडस्ट्री को अलायंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इनका असली मकसद है अनगिनत पैसे छाप। इसी साल जनवरी की बात है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया उन्होंने $238 बिलियन की डील साइन करी हथियारों को बेचकर। इस लेटेस्ट फिस्कल ईयर में $200 बिलियन के हथियार भेजे गए, वो भी सिर्फ एक देश के द्वारा, जिसमें 16% राइज देखने को मिला। और ये हथियार गए कहाँ? 58 अलग अलग कंट्रीज में, जिसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि कई अरब देश भी शामिल हैं। लेबनान, सऊदी अरबिया, कतार, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, इराक एटसेट्रा। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। पिछले साल इजराइल ने भी रिकॉर्ड्स तोड़े, जिसमें $13 बिलियन के हथियार इजराइल ने भेजे। इजराइल आज के दिन दुनिया का 9th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। टॉप 4 पोजीशंस पर है अमेरिका, फ्रांस, रशिया और चाइना, और यूके भी 7th पोजीशन पर आता है। अगर आप ये रिपोर्ट खुद ही पढ़ना चाहते हो तो इसकी PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप पढ़ सकते हो। अब पता है इन 5 देशों की सबसे खास बात क्या है? ये 5 ही देश यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। इनके अलावा जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया भी दुनिया के टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर में आते हैं। इन 5 देशों के द्वारा जो भी हथियार भेजे जाते हैं दुनिया भर में, अगर आप उसे कंबाइन करोगे तो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट का वो 75% से भी ज्यादा होता है। अब ये फैक्टर देखने के बाद हमें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कोई रेजोल्यूशन लाएगी कि हथियारों को कम करो? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं शॉर्ट में आपको कहूँ, इन वेपन इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा देश अपना है कौन सा नहीं। इस चीज के कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया को ही ले लो। रशिया को हम अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन यही रशिया
टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में आता है पाकिस्तान के। 2017 और 21 के बीच में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई की है चाइना ने, उसके बाद स्वीडन और फिर रशिया ने। जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम यूएस और इजराइल को एक साइड पे लेते हैं और चाइना और रशिया को दूसरी तरफ। लेकिन जब बात हथियार भेजने की आती है, जैसे कि अभी के क्राइसिस में साफ दिखता है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि जो इजराइल पैलेस्टीन में वार हो रही है उससे यूएस पॉलिसी का फेलियर पता लगता है। सिमिलरली चाइना कहता है कि इजराइल के जो एक्शन है गाजा में वो बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस है। अब ये सब देखकर लगता है कि यूएस इजराइल एक तरफ और चाइना रशिया दूसरी तरफ है। लेकिन जब हथियारों की बात आती है भेजने की, तो ये सारे देश आपको एक ही साइड पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि देश लोगों से बनता है। अमेरिकन्स बुरे नहीं है, ना ही रशियंस। आम जनता का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, ना ही उनका कोई फायदा होता है। फायदा होता है तो सिर्फ हथियार बनाने वाले प्राइवेट कंपनियों का। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट डायरेक्टली ये हथियार नहीं बेचते, बल्कि ये काम सिर्फ प्राइवेट कंपनियां करते हैं। इस लिस्ट को ही देख लो, टॉप 100 वेपन कंपनीज। इन 100 कंपनीज में आपको सिर्फ कुछ ही कंपनीज ऐसे मिलेंगी जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, जैसे कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज या एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। अब इन 2-3 सरकारी कंपनी को छोड़कर इस लिस्ट में सारी कंपनियां आपको प्राइवेट कंपनियां ही दिखेंगी। जैसे टॉपर है लॉकहेड मार्टिन, अमेरिकन कंपनी। लगभग 50 से 60 कंपनीज इसमें ऐसे ही है जो अमेरिकन कंपनीज है। ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ हथियार ही नहीं बेच रही, बल्कि अपनी आर्मीज भी बेच रही है। इन्हें मर्सनरीज कहा जाता है। आपको रशिया यूक्रेन वार तो याद होगा, उसमें आपने वैगनर ग्रुप के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने कोशिश करी थी कि पुतिन को सरकार से हटाया जाए। पुतिन ने इस ग्रुप को विरोधी ठहराया और इस ग्रुप को बाद में बंद भी किया गया। लेकिन पता है, इस वैगनर ग्रुप को खुद रशिया की सरकार ने बनाया था और इसे स्टेट बजट से फंड भी किया जाता था। अब आप कहोगे कि ये देश खुद की आर्मी यूज क्यों नहीं करते, तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, पैसे बचाना। जब भी एक देश वार की सिचुएशन में हो, इन प्राइवेट कंपनीज को पैसे दो और ये आपका सारा झंझट देख लेगी। अब जो देश की खुद की आर्मी है, इसमें बहुत ही झंझट है। यहाँ पर पेंशन देनी पड़ती है, आर्मी ऑफिसर्स को सैलरी देनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस की परवाह करनी पड़ती है, और जब कोई शहीद होता है तो उनकी फैमिली को कंपेंसेशन देना पड़ता है। इससे अच्छा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल फाइटर्स को हायर करो, बस एक पेमेंट कंपनी को देनी है और वो बाकी सारा देख लेगी। इवन इजराइल ने भी एक मर्सनरी ग्रुप बनाया था सुपीयरहेड लिमिटेड नाम से। इसके अलावा इजराइल देश साइबर मर्सनरीज के लिए भी फेमस है। ये वो मर्सनरीज है जो पैसे के लिए साइबर क्राइम्स करते हैं, जैसे हैकिंग, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, फॉल्स इंटेलिजेंस प्लांट करना या सर्विलेंस करना। एक साइबर मर्सनरी टीम थी इनकी, टीम जॉर्ज नाम से, जिन्होंने 33 प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में इंटरफियर किया था। दिसंबर 2021 में फेसबुक ने 7 साइबर मर्सनरीज को एक्सपोज किया था और बैन भी किया। तो पता चला इन कंपनीज ने ऑलमोस्ट 48,000 से भी ज्यादा लोगों को टारगेट किया था, जिसमें से 4 इजरायली मर्सनरीज थी, जैसे कि ब्लैक क्यूब और कॉबवेब। इसके अलावा आपने पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में भी सुना होगा, एक स्पाई सॉफ्टवेयर। इसे भी कौन भेज रहा था? इजराइल। आई थिंक अब तक तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें रशिया यूक्रेन वार या इजराइल पैलेस्टीन वार जैसे देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला फायदा होता है इन वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, और दूसरा फायदा होता है पॉलिटिशियंस का, क्योंकि इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में होती है। तो दोस्तों, ये था इन वेपन इंडस्ट्रीज का असली सच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।